जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम करेंगे थे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कि किस तरह जो है वो कॉन्टिनेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए और कब हुए, और जो है किस जो कौन सा जो साइंटिस्ट था उसने अपनी जो थी वो कॉन्ट्रीब्यूशंस वो जो मतलब उसने अपनी प्रेजेंट की। अच्छा, तो वैगनार है जिसकी जियोलॉजिस्ट जिसने जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो थी ओरिजिन उसका एक्सप्लेन किया कि किस तरह जो था कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वो ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो वैगनार ने वैगनार ने मतलब फर्स्टली उसने ये जो सोचा था कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं। ठीक है, और जाहिर है जब ज्वाइंट होंगे तो वो एक चीज बनाएंगे, एक बड़ा सारा उसने कहा था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है, एक लार्ज कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो था वो सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप हुआ, और फिर ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर शिफ्ट हुआ। फिर जब वो ब्रेक हुआ तो उसके अंदर जो थे ओशंस बने, उसके अंदर स्ट्रीम्स बनी, उनके अंदर जो थी माउंटेन्स आई, उनके अंदर आइलैंड्स बने। इस तरह जो थी कॉन्टिनेंट्स वो उनका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं था। सबसे पहले जब ये अर्थ कितने 2.5 गीगा एनम ईयर्स एगो पहले जो थी अर्थ की जब डिस्कवरी हुई, तो तभी जो थे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो बने हुए थे। ये एक लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। तो फिर उस उन्होंने मतलब 1915 में जब वैगनार ने अपनी मतलब थ्योरी जब दी थी, तो उसके बाद मतलब द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मतलब इसके मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्होंने फिर बाद में अपनी थ्योरीज दी थी। ये एल्फ्रेड वैगनार जो है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब 1924 टू 1930 के अंदर इसने अपनी बुक भी कंप्लीट की थी, और उसके बाद इसने क्या किया था कि अपने जो है थेरीज वो डिस्क्राइब की थी। अब इसने किस सेंस में सुपर कॉन्टिनेंट कहा था, इसने क्या किया था, इसने अर्थ का जो नाम है ना उसको एज अ सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फिगर में कि किस तरह ये जो है अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है, और इसके अंदर यूरेशिया और यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे रीजन्स, सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसने क्या किया था कि इसने कहा था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो बाद में एक्सप्लोर्ड होके तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आया था। बट साइंटिस्ट ने कहा था कि अर्थ इज अ प्लेनेट। अब इस प्लेनेट के अर्थ एक कॉन्टिनेंट नहीं है, अर्थ एक प्लेनेट है, और इसके अंदर जो है ओशंस भी हैं और डिफरेंट जो हैं क्या है कॉन्टिनेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो है ओशंस और जो दूसरे बैरियर्स हैं या ब्रिजेस हैं वो प्रेजेंट है, जो कि इनको एक दूसरे से क्या करते हैं, बाउंड्रीज प्रेजेंट है, इनको एक दूसरे से अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की इन स्पेस एंड टाइम के किस किस तरह, जैसे कि इराज जिसे हम कहते हैं, पैलाजोइक इरा, और ये सारे जैसे इरा कैम्ब्रियन पीरियड जो था इसके अंदर किस तरह जो थे एनिमल्स की स्पेस, एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, एनिमल्स की फॉर्मेशन हुई, प्रोडक्शन हुई, और कौन कौन से रीजन्स जो थे उनमें कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे, उसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स यानी कि स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अ बायोलॉजिकल टैक्सोन इज स्पेशली अरेंज्ड। ठीक है, कि स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जिसके अंदर जो है एनिमल्स जो हैं अपने क्लासिफिकेशन की बेस पे, लाइक जैसे कि टैक्सोनॉमी होती है, किंगडम और क्लास, फैमिली, ऑर्डर वगैरह, जीनस, इन सब की बेस पे जो है एनिमल्स उनको अरेंज किया गया, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई। और ये इस वजह से नहीं था कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि एनिमल्स यहाँ पे इस जगह पे डिस्पर्स हैं या एनिमल इस रीजन से माइग्रेशन करके दूसरे रीजन पे जा रहे हैं।
ये भी थी, चार्ल्स डार्विन ने माइग्रेशन की बेस पे जो थे एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट जो न्यू साइंटिस्ट आए उन्होंने जो थेरीज दी तो उसके हिसाब से जो था क्या था कि उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट्स दिए और उन्होंने उसकी टेक्सोनोमी, उसकी क्लासिफिकेशन की बेस पे जो था एनिमल्स को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर उन्होंने स्पेशली फॉसिल्स रिकॉर्ड्स देखे कि फॉसिल रिकॉर्ड्स किस जगह पे कौन सी जो स्पीशीज थी वो प्रेजेंट थी पहले, और फिर उसके बाद जो न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हुआ उनके अंदर पिछले जीन्स थे या नहीं थे। ठीक है, अब स्पीशीज रेंज की बात करें कि स्पीशीज रेंज इज ऑफन रिप्रेजेंटेड विद द स्पीशीज रेंज मैप के फिर पहले तो टेक्सोनोमी की बेस पे जो थी स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर उसके बाद जब स्पीशीज की इन्होंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके नेम्स, उनकी जीन्स वगैरह को देखा, स्टडी किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्पीशीज की रेंज को देखा कि जो ये स्पीशीज हैं जो उन्होंने डिस्कवर की हैं वो किस किस रेंज में पाई जाती हैं। कि मतलब रेंज मीन बाउंड्रीज, जगह जहाँ पे वो रहती हैं उनके मतलब मैप के अकॉर्डिंग उन्होंने मैप एक प्रिपेयर किया। ये आप नीचे फिगर में देख रहे हैं मैप कि किस तरह जो थी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की कि इस रीजन में ये देखें कि मैम जी, एनिमल्स प्रेजेंट हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो मैम जी, जी जी मैम जी, ये अरेंज का आपने यहाँ पे बाउंड्री बताया है? हाँ जी, कि मतलब पहले उन्होंने उसकी टेक्सोनोमी की बेस पे उन्होंने उसको सेपरेट किया था, फिर उसके बाद उन्होंने देखा था कि कौन से एरिया में कौन कौन सी जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब एक मैप बनाया था, जैसे कि हमारा पाकिस्तान का, हमारी कंट्री का मैप है, वर्ल्ड मैप एक होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही एनिमल्स का भी उन्होंने मैप बनाया। ये देखें, अभी रीजन मेंशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम आगे जाके डिटेल से स्टडी करेंगे। ये देखें, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो ओशन है ये इसके अंदर जस्ट फिशेज हैं। अब एक ऑस्ट्रेलियन, जैसे ऑस्ट्रेलियन रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैंगरूज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और कोआलाज। ठीक है, अफ्रीका के अंदर जो है लाइन्स और ये दूसरे जो है डेजर्ट एनिमल्स वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जो थी उन्होंने मैप्स की एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और अच्छा, तो अब उसके बाद अब उन्होंने उसके मैप्स बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने फिर ये बताया कि जो स्पीशीज हैं हम उनको क्लासिफाई उनकी रेंज की बेस पे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने मैप बनाया था, कि उन्होंने मैप बनाया कि यहाँ पे ये वाली स्पीशीज हैं, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज हैं, यहाँ पे ये वाले बर्ड रहते हैं, यहाँ पे ये वाले एनिमल्स रहते हैं। अब उन्होंने फिर बायो जियोग्राफर्स जो थे उन्होंने इसकी जब डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद फॉलो अप किया तो उन्होंने देखा कि हम सिर्फ जो है मैपिंग की बेस पे स्पीशीज को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि इस एरिया में ये स्पीशीज रहती है। क्योंकि अब एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, जैसे ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में आज से 2 साल पहले जो थी आग लगी थी, पूरी जो कॉन्टिनेंट था और आइलैंड था एक, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब जाहिर है जो स्पीशीज बची, बर्ड्स जो थे उन्होंने माइग्रेट किए, अब वो माइग्रेट करके दोबारा उस जगह पे नहीं आए। ठीक है, उन्होंने जिस जगह पे माइग्रेट करके गए थे उन्होंने क्या किया कि उस जगह पे जो था अपना अपना मतलब नेस्ट बनाया, अपनी हाउसिंग बनाई, वहां पे जाके स्पीशीज की प्रोडक्शन हुई, ऑफ स्प्रिंग्स हुए। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने जो था चीज को डिस्कवर किया और उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स बनाए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स हैं जिसके मतलब स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि ये सीजनली चेंज होते हैं। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक जगह पे अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं तो एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, एंड आल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्केल एट विच दे आर व्यूड, के मतलब किस किस तरह कैसे जो है वो डिस्पर्स होके कैसे नज़र आते हैं या किस तरह जो है वो करते हैं अपना मतलब अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो क्या क्या मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब डिस्पर्शन यूजली टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ईगल्स हैं, ईगल क्या करते हैं कि जब उन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो वो एक बिल्कुल जो होते हैं ना
लोनली एरिया, सुकून वाला एरिया, माउंटेनियस एरिया, वो वहां पे जाते हैं और ताकि उनके जो नेस्ट है ना, जहाँ पे उनकी वो जो फीमेल ईगल है उसने एग ले करने हैं, वहां पे इर्द गिर्द कोई और ईगल, कोई और नेस्ट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। मतलब ये होती है कि उन्होंने रिप्रोडक्शन के टाइम अपने आप को डिस्पर्स कर लेते हैं, फिर जब ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं पैदा, फिर उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक फ्लाइंग कंडीशन में हो जाते हैं, तो फिर जो मदर और फादर होते हैं ईगल्स, वो क्या करते हैं कि वो अपनी टेरिटरी में वापस आ जाते हैं। इस तरह जो है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्पर्शन हो जाती है एनिमल्स की। और उसके अलावा पॉपुलेशन विद इन स्पीशीज आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू मैनी मेथड्स, के मतलब एक स्पीशी के अंदर जो एक स्पीशी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे मेथड्स से जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। लाइक डिस्पर्सल बाय पीपल जो है, लाइक लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पेट्स को लेके जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या क्या करते हैं कैप्टिव सेंटर्स बना लेते हैं। उसके अलावा गेम रिजर्व्स बना लेते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बना लेते हैं कि मतलब वाइल्ड से लेके एनिमल्स को, जंगलात से लेके वो क्या करते हैं कैप्टिव में रख लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरह ग्लोबलाइजेशन होती है, लाइक ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हुए तो एनिमल्स या फिशेस जो हैं वो उस पानी के साथ माइग्रेट करके किसी ओशन में चली गई, किसी लेक में चली गई, किसी स्ट्रीम में चली गई। फिर उसके अलावा जो है वो कैनोज एरप्शन हुई, एनिमल्स जो थे वो स्पीशीज खत्म हो गई, इस तरह करके जो है एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एग्जाम्पल, लार्ज टैंकर्स ऑफन फिल देयर ballast with water at one port and empty them in other। obviously के जिस तरह जो है पानी के टैंक्स हैं, लोग एक जगह से भरते हैं और दूसरी जगह पे जाके उनको एम्प्टी कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरह जो है एक्वेटिक स्पीशीज जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फिशेस की स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा हैं। फिश स्पीशीज, फिशरीज में मेरी यूनिवर्सिटी जो है यूएस बहुत मतलब हाई फाई है इन पाकिस्तान, और बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है फिशेस की ब्रीडिंग में, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी मेंटेनेंस में, और उनकी सेलिंग में भी, ठीक है। तो क्या है कि वो जैसे कि कैट फिश है, कैट फिश हमारे यहाँ इम्पोर्ट की गई थी, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया गया था और वो बड़े टैंक के अंदर जो थी वो लेके आई गई थी, वाटर टैंक में, जो कि मतलब गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े जैसे पेट्रोलियम टैंक्स होते हैं वैसे ही। तो फिर क्या किया था उन्होंने यहाँ पे लाके, अब पॉन्ड्स के अंदर उन्होंने फिश को किया। अब देखिए जहाँ से जिस ओशन से या जिस समंदर से वो लेके आए थे फिश, वहाँ पे तो उसकी प्रोडक्शन हो ही रही है, लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई नेचुरल पॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। इस तरह देखिए वाइड हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में जो चीज मैटर करती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस के डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन अर्थ सरफेस, के किस तरह जो है अर्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनिमल्स की, लैंड के अंदर कैसे होती है, वाटर के अंदर कैसी होती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके आगे टू टाइप्स हैं, ये दो तरह की होती है, जियोग्राफिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बैथीमेट्रिक और वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। आप कह लें सिंपल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution of animals in lands and fresh water of different continents and islands is known as, कि distribution of animals कहाँ पे हुई, fresh water में हुई, lands के अंदर हुई, और उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स में हुई, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुई, इन द वर्टिकल सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर। वर्टिकल किसे कहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन, और जो एक प्लस का साइन है तो उसके अंदर कैसे होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है वर्टिकल, और जो लेड होती है वो कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस बेस पे जो थी साइंटिस्ट ने जो थी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट आगे किया डिफरेंट टाइप्स में, इससे आपको ज़्यादा अच्छी वर्टिकल की समझ आ जाएगी कि लिम्नोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन फ्रेश वाटर, holobiotic distribution of animals in sea and geobiotic distribution of animals on land। मतलब ये वही एनिमल्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, लैंड के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स में, आइलैंड्स पे। अब उन्होंने इसको मजीद एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उन्होंने मजीद जब एक्सप्लेन किया है उन्होंने जो
फ्रेश वाटर के एनिमल्स थे उन्होंने उसको लिम्नोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। लिम्नोलॉजी, ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिशेस को कहते हैं, ठीक है। लिम्नोलॉजी फ्रेश वाटर फिशेस की, फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स की स्टडी होती है। और बायोटिक मीन यू ऑल नो दैट इट इज द लाइफ रिलेटेड और holobiotic distribution just animals distributed in the sea, or geobiotic, geo always refers to the earth, refers to the land mass, geo refers to the land mass and bio refers to the life, so distribution of animal on the land। अब ये देखें कि असल में ना कॉन्फ्लिक्ट है एक। अब मैं आपको बताऊं क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो कहते हैं कि 2.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले 2.5 गीगा एनएम ईयर्स अगो पहले जो थी अर्थ की जो थी ओरिजिन हुआ अर्थ का। कुछ साइंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ का जो बना। अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, अर्थ को किस बेस पे किया है कि स्पीशीज की बेस पे उन्होंने ना अर्थ का डिस्कवर किया है कि अर्थ इतने साल पहले बना। कुछ ने उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स, उसकी लैंड मैसेज, जो अर्थ के वोल्केनोज हैं, अर्थ का कोर मेंटल क्रस्ट है, उसकी बेस पे कुछ साइंटिस्ट ने जो है उसके वो एस्टिमेट लगाया कि इतने साल, इतने 100 साल या इतने बिलियन ईयर्स अगो पहले जो था वो अर्थ बना। अब कुछ साइंटिस्ट ने जो है उस एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे, जैसे इरा एक सेंचुरी नहीं डिकेड को कहते हैं कि इतने मिलियन ऑफ डिकेड्स को एक इरा कहते हैं कि इतने साल, इतने 100 साल ये इरा चला। कुछ साइंटिस्ट ने उस बेस पे क्या किया कि उसको डिस्कवर किया। अब ये जो पिक्चर आप साथ में देख रहे हैं, अर्थ फॉर्म्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब एडकियन इरा, ये देखिए ये चला कितना, एडकियन और प्रोथीरोजोइक इरा 2.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले ये इरा चला था और ये इतना साल रहा था। कैम्ब्रियन पीरियड 542 मिलियन ईयर्स अगो पहले, इस तरह करके ये जो थे सारे हुए। फिर इनके अंदर जो थी पैलिजोइक इरा आया, मेसोजोइक इरा आया, सीनोजोइक इरा आया। फिर इसके अंदर डिफरेंट जो थी सेंचुरीज बनी, जुरासिक पीरियड्स आए, क्रिटेशियस पीरियड्स आए, उसके अलावा पर्मियन पीरियड्स आए। अब क्या था कि बिग एक्सटिंक्शंस आई, गिगेंटिक एक्सटिंक्शंस आई। अब एवोल्यूशन हुई, डायनासोर्स बने, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, फिशेस बनी, डायनासोर बने, स्नेल्स आए, बीक्स बनी, रेप्टाइल्स बने। इस तरह करके जो है एरास जो थे वो डिस्कवर हुए और एनिमल्स जो थी उनकी फॉर्मेशन हुई। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, पहले हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्पेस, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज इन डिफरेंट हिस्टोरिक टाइम पीरियड। जैसे कि उनको उनके फॉसिल रिकॉर्ड से उन्होंने जज करके पीरियड ऑफ अर्थ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, के हिस्टोरिक टाइम पीरियड को देख के स्पीशीज का उन्होंने फिर डिटरमिन किया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम। और ऑब्वियसली हिस्ट्री को जब हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स या प्लांट्स की, तो उसको हम हमेशा फॉसिल रिकॉर्ड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम की आगे मजीद 4 टाइप्स हैं कि किस तरह जो है उनको डिस्कस करते हैं। आर्कटिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस फेज में क्या हुआ, स्पीशीज ने आर्कटिक और एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन में स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स को जब उनकी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी, ये स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड बाइपोलैरिटी। जैसे हमने मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर ऊपर डिस्कस किया था कि अब इसमें क्या था कि बोट्रीनीमा, सिलेंट्रेट्स, लैम्प्टा, पेरिपेटस की ये जो स्पीशीज थी ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी आर्थ्रोपॉड्स की आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में, और इन्होंने ड्यू टू द फॉसिल रिकॉर्ड्स इस रीजन को क्या किया था, स्टडी किया था। अच्छा, ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लैंड मैस की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ट्रॉपिक्स की आ जाती है, टेरेस्ट्रियल आ जाती है। तो क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन बिटवीन द लैंड मैस ऑफ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि जो हमारे अर्थ की डिवीजन हुई है कैंसर और कैप्रिकॉन, जो लैंड ट्रॉपिक के रीजन्स हैं उनके अंदर जो लैंड मैस की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इस रीजन के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है।
कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो होती है एनिमल स्पीशीज इज फाउंड ओवर अ वाइड एरिया। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? जिसके अंदर जो होता है एनिमल बहुत ज्यादा एक एरिया होता है और एनिमल की जो एक एनिमल की जो स्पीशीज होती हैं वो पूरे एरिया के अंदर क्या होती है, स्कैटर्ड होती हैं। जैसे कि ग्रीन म्यूजल है, मोलस्क है, ब्राइन शार्प है, आर्थ्रोपोडास, ये क्या होते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द सी, इन द ओशन। अच्छा, अब डिस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो चलती है, जो मतलब रुक नहीं रही है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। अब इसमें फॉसिल रिकॉर्ड भी मिल रहा है, इसमें न्यू स्पीशीज भी आ रही हैं, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज वो है इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, अब discontinuous distribution when different species of same genus or different animals of same species are distributed in different part of the earth। कि ये देखिए continuous distribution में तो मोलस्क थे या आर्थ्रोपोड थे, क्या हुआ कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जगह पे वाइड स्प्रेड हुई। वो ये नहीं किया कि उन्होंने कि इस रीजन में इतने श्रिम्प्स हैं या दूसरे रीजन में जाके दूसरे श्रिम्प्स हो जाएंगे। अब डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि एक स्पीशी जो होती है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर फैली होती है, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो क्या कहलाती है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ल्स डार्विन, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या थ्योरी जो थी वो स्टेटमेंट जो थी वो क्या दी थी कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव nor the most intelligent that survive. It is one that is most adaptable to change, that live within the means available and work cooperatively against common threats. अब ये ह्यूमन बींग्स के मामले में भी एग्जाम्पल बहुत अच्छी आती है कि देखें आप मतलब किसी जगह पे इसलिए सरवाइव नहीं करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, या आपकी इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा है, या आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर ह्यूमंस की बात करूँ या फिर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि नहीं ये मेरी जगह है और यहाँ पे मेरा राज है, या फिर मैं सरवाइव करूँगा, मुझे कभी कभी कुछ नहीं होगा, या लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। या एनिमल जो है वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे कि एनिमल्स अग्रेसिव होते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, नहीं वो ये कहते हैं कि मतलब मैं लड़ूंगा ज़्यादा तो मैं यहाँ पे रहूँगा, या मैं ब्रीडिंग करूँगा तो मैं यहाँ पे रहूँगा। ये फैक्टर्स हैं, ज़रूर होते हैं, बट ये होता है कि लाइक काउंट यही चीज़ नहीं होती जो काउंट करती है। जो बिहेवियर काउंट करते हैं ना वो आपके अडेप्टेशन होती है कि आप किस तरह जो है एक चीज़ को अडेप्ट करते हैं। अब पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर्स जो हैं वो आइसबर्ग्स पे रहते हैं, आइसलैंड्स पे रहते हैं, ठीक है, वो उसके अलावा नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो उनका रीजन ही वही है। अब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, जैसे जैसे कि हमारा मतलब ये सन की जो है अराउंड अर्थ की जो रोटेशन है वो ज़्यादा हो गई है और अर्थ जो है वो सन के करीब आ गया है, वैसे वैसे जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक जगह पे पोलर बियर्स रह रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, आइसबर्ग्स जो थे वो पानी मतलब पानी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब जो पोलर बियर है, पोलर बियर जो है वो थोड़े एरिया में तो स्विम कर सकता है, स्विम मतलब पानी में चल सकता है, लेकिन वो ज़्यादा एरिया में नहीं चल सकता। अब उसने क्या करना है कि जिस जगह पे वो है अपने आप को उस वाटर के मुताबिक अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब वो अडॉप्ट करेगा तो वो जिंदा रहेगा, वो नहीं अडॉप्ट करेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, वो किस तरह एक आइसबर्ग से दूसरे आइसबर्ग पे चला जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, एडेप्टेशन बहुत मैटर करती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ह्यूमंस कि अगर हम एक जगह पे रहते हैं, हम एक लाइक जैसे लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल में, तो वो क्या होता है कि ससुराल में हर चीज़ अवेलेबल है बट आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे क्योंकि आप अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर रहे, या वो लोग जो हैं आपको अडेप्ट नहीं, अपने आप वो लोग जो हैं ससुराल वाले, जो दूसरे लोग जो हैं वो आप अपने खुद को अडेप्ट नहीं करे आपके मुताबिक। या हम फ्रेंड्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं होता कि मतलब कुछ नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ मीडियोकर से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है कि आप अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, आप सबके साथ एक जैसे रहते हैं, जैसा माहौल होता है आप अपने आप को वैसे चेंज करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल्स कि यही चीज़ें है कि लाइफ विद इन द मीन्स अवेलेबल,
कि आप कोऑपरेटिव होके रहें अगेंस्ट द कॉमन थ्रेट्स, आप एक यूनिटी में रहें, तभी जो है आप सर्वाइव कर सकेंगे। थैंक यू।